नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है बाज़ार, तो उसी टॉपिक के अंतर्गत हम बाज़ार के प्रकार पढ़ रहे थे। हमने पिछली क्लास में समय अनुसार जो है बाज़ारों का प्रकार पढ़ा था। समय अनुसार बाज़ार के 4 प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था। अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्रतियोगिता के आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण। देखिए, प्रतियोगिता के आधार पर मैंने पहली क्लास में बताया था कि 3 भागों में बाँटा जाता है। एक तो पूर्ण प्रतियोगिता, इसके बाद में एकाधिकार एकाधिकार और इसके बाद में अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता को आगे और 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकार और दिव्याधिकार। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इनका वक्रों के द्वारा हम वर्णन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पूर्ण प्रतियोगिता। चलो देखिए, सबसे पहले देखिए पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार जिसमें किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता बहुसंख्या में होते हैं और समरूप वस्तु को बेचा जाता है तथा किसी एक फर्म का वस्तु की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वह कीमत स्वीकारक होती है। इसका अर्थ समझिए आप ध्यान से। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जहां वस्तु के क्रेता और विक्रेता की संख्या जो है वो अत्यधिक होती है। वस्तु वस्तु विशेष के क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है और इस बाजार में दोनों पक्षों यानी कि क्रेता और क्रेता और विक्रेता दोनों को पूर्ण जानकारी होती है, जिससे जो है इस बाजार के अंदर में स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा विद्यमान रहती है। और जो समस्त बाजार है उसमें वस्तु विशेष की केवल एक ही कीमत प्रचलित रहती है। और वैसे ये जो पूर्ण प्रतियोगिता है यह एक काल्पनिक अवधारणा है जिसके बारे में हम इस क्लास के अंत में बात करेंगे। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत क्या होता है कि यह बाजार का वह स्वरूप है जिसमें क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। अत्यधिक संख्या होने के कारण वस्तु की कीमत को कोई भी फर्म प्रभावित नहीं कर सकती। कोई भी एक फर्म इसे प्रभावित नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा की गई पूर्ति तथा मांग के साम्य द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? उद्योग द्वारा निर्धारित की गई। किसके द्वारा? उद्योग द्वारा निर्धारित की गई पूर्ति तथा मांग के साम्य द्वारा होता है। एक फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि उसका जो है कुल उत्पादन में जो योगदान है उसका बहुत ही कम योगदान होता है, यानी कि नगण्य होता है, सूक्ष्म योगदान होता है। इसलिए जो एक फर्म जो है वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो ये थी पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जो मैंने इसका अर्थ आपको बताया है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में और हम देखेंगे कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने पूर्ण प्रतियोगिता को कैसे व्यक्त किया है। तो सब उससे पहले विशेषताओं से पहले हम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार देख लेते हैं। देखिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता तब प्रचलित होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि देखिए, पहला तो विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है जिसे किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का थोड़ा अंश होता है। और दूसरी बात, सभी क्रेता प्रतिद्वंदी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। तो ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार था। देखिए, उद्योग द्वारा जो इसके पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही फर्म अपनी वस्तु बेच सकती है। जो कीमत उद्योग निर्धारित करेगा उस कीमत पर ही जो है एक फर्म अपनी वस्तु बेच सकती है। जो फर्म है वो अपनी कीमत निर्धारित नहीं कर सकती। अर्थात इसके अंदर क्या होता है, एक फर्म का जो मांग वक्र है पूर्णतः लोचदार या क्षैतिज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो है मांग वक्र है
पूर्णतः लोचदार या क्षैतिज होता है, पूर्णतः लोचदार या क्षैतिज होता है। इसके बाद में बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति कहलाती है जिसमें एक वस्तु विशेष के अनेक क्रेता विक्रेता होने के कारण इसमें क्या होता है, गलाकाट प्रतियोगिता पाई जाती है, गलाकाट प्रतियोगिता पाई जाती है और संपूर्ण बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। और जो प्रतियोगिता बाजार में कई फर्में मिलकर उद्योग कहलाती हैं, जब कई फर्में मिल जाती हैं, कई फर्म मिलकर क्या कहलाती हैं, उद्योग कहलाती है, उद्योग कहा जाता है। एक उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को सभी फर्मों द्वारा स्वीकार करना पड़ता है, इसलिए फर्म को कीमत स्वीकारकर्ता तथा मात्रा समायोजक कहा जाता है। तो ये था पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर। अब हम इसकी बात करेंगे विशेषताओं के बारे में कि पूर्ण प्रतियोगिता की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब देखेंगे हम इसकी विशेषताएं। तो पहली विशेषता बात करते हैं, पहली विशेषता की क्रेता एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या, क्रेता एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। देखिए पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, इसलिए कोई भी अकेला क्रेता या विक्रेता वस्तु की मांग या पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता, न तो वो मांग को प्रभावित कर सकता है, न ही वो पूर्ति को प्रभावित कर सकता है। और संपूर्ण बाजार में एक क्रेता या विक्रेता का योगदान सूक्ष्म होता है। क्या होता है, सूक्ष्म होता है, नगण्य होता है। एक क्रेता या विक्रेता का जो योगदान है सूक्ष्म होता है और उसके जो व्यक्तिगत निर्णय से जो बाजार है वो अप्रभावित रहता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की पहली विशेषता है क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। इसके बाद में नंबर 2 इसकी विशेषता समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है, समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है। जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है उसमें समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है। सभी फर्में जो है, सभी फर्मों द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं जो है वो समरूप होती हैं। कैसी होती हैं, समरूप होती है। सभी वस्तुओं द्वारा उत्पादित वस्तुएं समरूप होती हैं, जिसमें जो है रंग, समरूपता में रंग, रूप, वस्तुओं का आकार प्रकार, डिजाइन, गुणवत्ता और ट्रेडमार्क आदि में समानता से किसी क्रेता का वस्तु विशेष के लिए कोई अधिमान नहीं होता है और एक वस्तु को पूर्ण रूप से दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि मांग की तिरछी लोच क्या होती है, शून्य होती है, मांग की तिरछी लोच शून्य होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 3 विशेषता जो है फर्मों का स्वतंत्र एवं प्रवेश बहिर्गमन, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में उद्योग में नई फर्मों को उद्योग से आगमन और बहिर्गमन करने की स्वतंत्रता होती है। नई फर्में आ सकती है, नई फर्में जा सकती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में फर्मों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर ये बात आप नोट करके अलग से लिख सकते हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है, सामान्य लाभ प्राप्त होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। अल्पकाल में फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त होता है और अल्पकाल में असामान्य लाभ, जिसके कारण क्या होता है, अल्पकाल में असामान्य लाभ प्राप्त होने के कारण क्या होता है, बाजार में नई फर्में आती हैं, आकर्षित होती हैं और उद्योग में प्रवेश करती हैं। और जबकि अल्पकाल में जब फर्मों को हानि होती है तो वो ऐसी फर्में जो उद्योग से क्या करेंगी, बहिर्गमन करेंगी, वो वहां छोड़ के चली जाएंगी। इससे बात स्पष्ट है कि जो फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होने से प्रत्येक फर्म को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। ये था नंबर 3 विशेषता। अब नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 4। इसके बाद में 4 नंबर है स्वतंत्र निर्णय। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक क्रेता या यहाँ पे फर्म भी कह सकते हैं, प्रत्येक क्रेता या प्रत्येक जो फर्म है अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वयं प्रयत्नशील रहती है और अन्य क्रेताओं विक्रेताओं के निर्णय उसे प्रभावित नहीं करते हैं। प्रत्येक फर्म अपनी लागत को दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बाजार में निर्धारित कीमत पर उतना उत्पादन करती है जहां उसे अधिकतम लाभ हो, यानी कि अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है।
जहां पर उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार यानी कि जो है बिना प्रलोभन, बिना किसी लालच के, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के प्रत्येक उत्पादक या प्रत्येक उपभोक्ता अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वस्तु की मात्रा का निर्धारण करता है। इस प्रकार वो स्वतंत्र निर्णय लेता है, इस मामले में वो स्वतंत्र है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 नंबर विशेषता है साधनों की पूर्ण गतिशीलता। साधनों की पूर्ण गतिशीलता, देखिए इसका अर्थ समझिए, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, इसका अर्थ समझिए 5 नंबर विशेषता। देखिए पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि जो साधन जो है एक उद्योग से दूसरे उद्योग में, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं, पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। अतः उत्पत्ति का प्रत्येक साधन अपने सर्वोत्तम प्रयोग में रहकर अधिकतम पारिश्रमिक प्राप्त करना है। तो ये था 5 नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट है बाजार की पूर्ण जानकारी। 6 नंबर विशेषता बाजार की पूर्ण जानकारी। बाजार की पूर्ण जानकारी, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है, पूर्ण प्रतियोगिता अंतर्गत जो क्रेता और विक्रेता है, क्रेता और जो विक्रेता है उनको बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। क्रेता और विक्रेता को पूर्ण ज्ञान होता है, बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। क्रेता और विक्रेता में क्या होता है, निकट संपर्क होने के कारण जो प्रचलित कीमत जो होती है, प्रचलित जो मूल्य होता है उसकी जानकारी होती है। इसलिए कोई भी जो विक्रेता है वो अधिक मूल्य नहीं ले सकता है। यदि विक्रेता ऐसा करेगा तो क्रेता उसे छोड़कर अन्य विक्रेता के पास चला जाएगा, अन्य बेचने वाले के पास चला जाएगा। और इसका एक यही कारण है कि वस्तु का एक ही मूल्य संपूर्ण बाजार में प्रचलित होता है। तो बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं परिवहन लागतों की अनुपस्थिति। परिवहन लागतों की अनुपस्थिति, देखिए जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता इतने समीप होते हैं कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने या ले जाने की कोई लागत नहीं होती, अर्थात परिवहन लागत क्या होती है, शून्य होती है। जैसे आपने गांवों में देखा होगा कि जैसे एक ही, मान लो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक ही घर की अगर 2 दुकानें हैं, एक नज़दीक है एक थोड़ी सी दूर है, तो इस दुकान पर अगर कोई उपभोक्ता जाता है और कोई सामान लेता है, खरीदना चाहता है, तो मान लीजिए इस 1 नंबर वाली दुकान पर नहीं है, वो 2 नंबर वाली दुकान पर है, तो जो दुकानदार होगा, वो विक्रेता होगा, वो अगर मान लो कोई साधन लेकर जाता है और वो जो वस्तु है वो वापस लेके वो दूसरी दुकान से लेके आएगा, एक बार तो गया एक बार आया, यानी कि इसमें जो परिवहन लागत है, ठीक है, उसकी अनुपस्थिति पाई जाती है। परिवहन लागत की अनुपस्थिति पाई जाती है, कोई लागत नहीं होती, अर्थात परिवहन लागत शून्य होती है। और वस्तु की कीमत समान रहने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जिस कीमत पर वो 1 नंबर दुकान पर दे रहा था, 1 नंबर दुकान पे जिस मूल्य में देना था, तो अगर वो 2 नंबर दुकान से लाकर देगा तो उसी मूल्य में देगा। और परिवहन लागतों की अनुपस्थिति के कारण ही पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की जा सकती है। वैसे ये जो है वास्तविक रूप से पूर्ण प्रतियोगिता पाई नहीं जाती है, वास्तविक जगत से इसका कोई संबंध नहीं होता। यदि बाजार में परिवहन लागतें विद्यमान है तो वस्तु की कीमत समरूप भी नहीं रह पाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट सरकार का हस्तक्षेप। सरकार का हस्तक्षेप 8 नंबर विशेषता, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह बाजार की वह स्थिति है जिसमें सरकार की ओर से प्रमुख उत्पादन साधनों की कीमतों या वस्तु की कीमतों आदि के बारे में कोई भी नीति नहीं बनाई जाती है। सरकार का हस्तक्षेप पाया जाता है, हस्तक्षेप नहीं होता है सरकार का। और साधनों या वस्तुओं का जो आवंटन है वो बाजार में विद्यमान क्रेताओं के इच्छा के अनुरूप होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं फर्म का उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना। फर्म का उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना। नंबर 9, फर्म का उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना। देखिए जो फर्म होती है वो कीमत ग्राही एवं मात्रा
समायोजक होती है, जो अर्थ मैं पहले ही बता गया हूँ आपको। इसके अंतर्गत कोई भी फर्म है उसका उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है फर्म है उसका उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना। और इसके अलावा इसमें एक और विशेषता भी इसकी पाई जाती है, गला काट प्रतियोगिता। गला काट प्रतियोगिता ये भी आप ध्यान में रखना। देखिए इस बाजार में विक्रेताओं में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता पाई जाती है, कंपटीशन पाया जाता है, तो जिससे अर्थव्यवस्था में ये जो पूर्ण प्रतियोगिता, इसे गला काट प्रतियोगिता की अवधारणा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके बाद में हम इनका जो ये थी इसकी विशेषताएं, अब इन्हें वक्रों द्वारा थोड़ा सा समझेंगे और इसके बाद में हम देखेंगे कि क्या पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक अवधारणा है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो उससे पहले हम वक्रों द्वारा, रेखा चित्र द्वारा इसका थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये चित्र नंबर ए है और ये नंबर बी है, रेखा चित्र नंबर ए और रेखा चित्र नंबर बी। देखिए ए से स्पष्ट होता है कि उद्योग में वस्तु की कुल मांग व कुल पूर्ति द्वारा समय कीमतों का निर्धारण होता है। ये डी मांग वक्र है, एस पूर्ति वक्र है। और यहाँ पर जो कीमत निर्धारित होती है उसे सभी फर्मों को स्वीकार करना पड़ता है और इस कीमत पर फर्म वस्तु की जितनी मात्रा चाहे वह बेच सकती है। ई बिंदु पर जो है उद्योग द्वारा साम्य कीमत निर्धारित की जाती है, जैसे ओ पी। इस पर जितनी मात्रा चाहे एक फर्म जो है बेच सकती है। अब हम बी नंबर रेखा चित्र देखते हैं। देखिए बी नंबर रेखा चित्र में फर्म मान लो ओ क्यू मात्रा ओ पी कीमत पर बेचती है, ओ पी कीमत पर बेचती है और यही फर्म की औसत आगम है, यही फर्म की औसत आगम है। अतिरिक्त मात्रा ओ क्यू वन भी ओ पी पर बेच सकती है, जितनी अतिरिक्त मात्रा चाहे वो ओ पी कीमत पर बेच सकती है। अतः जो फर्म की सीमांत आगम और औसत आगम क्या होती है, बराबर होती है। फर्म की औसत आगम और सीमांत आगम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये था इसकी विशेषताएं, रेखा चित्र के बारे में थोड़ा सा, तो इसके चित्र को भी आपने ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ये काल्पनिक अवधारणा क्यों है। देखिए जो पूर्ण प्रतियोगिता है वो एक काल्पनिक अवधारणा क्यों है, काल्पनिक अवधारणा क्यों है। इसमें ऐसा माना जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो मान्यताएं ली गई थी, पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार के लिए जो मान्यताएं या जो विशेषताओं की हमने बात की थी, वो किसी भी अर्थव्यवस्था में दिखाई नहीं देती है। और इसी संबंध में जो अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर हावे, इन्होंने कहा था कि आज का उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा यह केवल कीमत पर नहीं अपितु इस बात पर भी निर्भर करने लगा है आजकल कि अन्य व्यक्ति इसकी कितनी इकाइयाँ खरीद रहे हैं। और इसके बाद में फिर विज्ञापन आदि भी उपभोक्ता के निर्णय को प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताओं की हमने बात की है, तो वो वास्तविक जगत के कहीं भी निकट नजर नहीं आते हैं, इसलिए ये एक काल्पनिक अवधारणा से माना जाता है। तो आज की क्लास में जो हमने पूर्ण प्रतियोगिता को पूरा विस्तार के साथ इसकी विशेषताओं को, इसका अर्थ जो है और रेखा चित्रों द्वारा इसका वर्णन हमने देख लिया, विस्तार पूर्वक अच्छे से इसको पढ़ लिया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।